प्यारे बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के पाठ को शुरू करने से पहले हम 2 मिनट की माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को करेंगे। तो सभी बच्चे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए सभी बच्चे अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। आराम पूर्वक अपनी सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। अब सभी बच्चे अपने हाथों को मलेंगे और उन्हें अपनी आंखों पर लगाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में आपको बता चुके हैं कि यह एक्टिविटी आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए, आपकी एकाग्रता क्षमता को बढ़ाने के लिए कराई जाती है। चलिए अब इसके बाद अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पाठ 6 दहन और ज्वाला पढ़ेंगे, यानी कि कंबशन एंड फ्लेम। तो जैसे कि आज का हमारा बच्चों टॉपिक है दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। आज जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वह है दहन क्या है। नंबर 2, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। नंबर 3, ज्वलन ताप क्या होता है। नंबर 4, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। नंबर 5, हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। और नंबर 6, दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो आता है दहन। आप लोगों ने बच्चों अपने घरों में देखा होगा, जब मम्मी खाना बनाती है तो वह चूल्हे में जो ईंधन का प्रयोग करती है वह किस प्रकार उसका प्रयोग करती हैं। यह आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि कौन कौन सा ईंधन आपके घरों में प्रयोग किया जाता है और वह किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वाहनों में भी अलग अलग प्रकार के ईंधन डलते हैं। जैसे किसी में पेट्रोल डलता है, किसी में डीजल डलता है, किसी में सीएनजी के सिलेंडर भी लगे होते हैं। तो अलग अलग ईंधन के जलने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है दहन, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे हम दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। यानी कि जब हम खाना बनाने के लिए मान लीजिए उपले का प्रयोग कर रहे हैं तो उपला ऑक्सीजन के साथ जब जलता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया में जो दाह्य पदार्थ है वह उपला है। या यदि हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं तो वह दाह्य पदार्थ जो हुआ वह कोयला हुआ। इसे हम ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे कोयला एक ठोस ईंधन है, इसी प्रकार पेट्रोल या डीजल जो है वह द्रव ईंधन होते हैं। और जो हमारे पास प्राकृतिक गैसें होती हैं हमारी, वह जो है गैसीय ईंधन होती हैं। कभी कभी दहन की क्रिया में ज्वाला या लौ के रूप में एक प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इसको हम दिखाने के लिए एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यह 2 मोमबत्तियां हैं। इनको हम जलाते हैं। देखिए, एक मोमबत्ती के ऊपर हम ग्लास को थोड़ा ऊंचाई देकर रखेंगे ताकि उसे वायु यानी ऑक्सीजन मिलती रहे। दूसरी मोमबत्ती के ऊपर हम ग्लास को सीधा बंद करके रख देंगे। हम इन दोनों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं। आपने देखा, जिस मोमबत्ती पर हमने ग्लास को थोड़ा सा उठाकर रखा है उसमें नीचे से ऑक्सीजन जा रही है, यानी उसमें वायु जा रही है।
तो वह मोमबत्ती जल रही है, जबकि दूसरी मोमबत्ती एक धुएं के साथ बुझ गई है। यानी इस मोमबत्ती को जितनी इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध थी, यह उतनी देर जली, और जब वह ऑक्सीजन खत्म हो गई तो यह मोमबत्ती बुझ गई। तो बच्चों, आपने देखा कि किसी भी वस्तु के दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपने बच्चों देखा होगा कभी कभी कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो हम उसे कंबल के द्वारा ढक देते हैं। ऐसी हम क्यों करते हैं? कभी आपने अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। आपने माचिस की तीली को जलते हुए देखा होगा। अभी अभी आपने मेरे को भी माचिस की तीली को जलाते हुए देखा होगा कि मैंने किस प्रकार वह माचिस की तीली जलाई। क्या माचिस की तीली अपने आप जल उठी? आपने देखा होगा जब तक मैंने उसको मैच बॉक्स के ऊपर नहीं रगड़ा, वह नहीं जलती। इसी प्रकार कागज के टुकड़े को आपने अक्सर जलाया होगा। आपने लकड़ी और कोयले आदि को भी जलते हुए देखा होगा। आपको बच्चों यह भी याद होगा कि जब जंगल में आग लगती है तो वह किस प्रकार लगती है। आपने अपनी कक्षाओं में आपदाओं के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने इस विषय में भी अपने अध्यापकों से चर्चा की होगी। ये सभी अनुभव आपको क्या बताते हैं? पदार्थ विभिन्न अलग अलग तापों पे जो है आग को पकड़ते हैं। जैसे कागज बहुत जल्दी जल जाता है, जबकि लकड़ी या कोयले आदि को जलाने के लिए हमें कागज या फिर मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कोई भी दाह्य पदार्थ तब तक नहीं आग पकड़ सकता या तब तक जलना प्रारंभ नहीं कर सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप के बराबर ना हो जाए। जब तक वह कम रहेगा तो वह जो सामग्री है आपकी, वह आग नहीं पकड़ेगी। अर्थात किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। जैसे कि कागज का जो ज्वलन ताप होता है वह बहुत कम होता है, पेट्रोल का बहुत अधिक होता है, वह तुरंत आग पकड़ लेता है। अगला हमारा जो है वह है ज्वलनशील पदार्थ। बच्चों, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी, जिस पर हम रसोई घर में खाना बनाते हैं, यह सभी बहुत अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। यह सरलता पूर्वक आग पकड़ सकते हैं। इसके लिए बच्चों हम आपको एक और प्रैक्टिकल दिखाते हैं। बच्चों, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा, मोमबत्ती के द्वारा ज्वाला की संरचना को आपको बताया गया। अब इसी को हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यह जब हम मोमबत्ती के दीप्त क्षेत्र में कांच की स्लाइड को लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों कि इस कांच की स्लाइड पर एक काले रंग का ये धब्बा लग जाता है। तो यह कहाँ से आया? यह जो इसके मोमबत्ती के ज्वाला की जो दीप्त क्षेत्र है, यानी जो इसका जलने वाला भाग है, उसमें बिना जले जो कार्बन कण होते हैं, उनके जमाव से यह काला धब्बा इस गिलास पर बना है। अब हमने जो पढ़ा था कि जो ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह सबसे ज्यादा जो है गर्म भाग होता है। यह एक कॉपर का तार है जिसे हम इसके पास लगाते हैं। इसके ऊपर रखते हैं, देखिए, और यह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहा है। देखिए, यह हमने मोमबत्ती से बहुत दूर रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बच्चों इसे देख सकते हैं कि यह गर्म होकर लाल होना शुरू हो गया है। और यदि हम इसको पकड़े रहें तो यह दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं कि हमने इसको मोमबत्ती से ऊपर रखा हुआ है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मोमबत्ती
इस ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह सबसे ज्यादा गर्म भाग कहलाता है। आप देख सकते हैं कि ये इसको ज्वाला को टच नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी यह लाल हो गया है। तो इससे बच्चों आप देख सकते हैं कि ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह सबसे ज्यादा हीटेड एरिया होता है। आइए चलिए अब हम इससे आगे के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आग लगने पर फायर ब्रिगेड आती है। आपने देखा होगा जब कहीं आसपास आपके आग लगती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत वहां पर पानी डालना प्रारंभ कर देते हैं ताकि वह आग बुझ सके। अभी हमने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया, हमने देखा कि यदि उस पेपर में पानी था तो उस पेपर ने आग नहीं पकड़ी। क्यों? क्योंकि जो पेपर का जो टेम्परेचर था वह हम पानी में ट्रांसफर हो रहा था, जिसके कारण हीट ट्रांसफर के कारण उस कागज में आग, पेपर में आग नहीं लगती। तो जब कहीं आग लगती है तो आग पर जल डाला जाता है ताकि उसकी जो ज्वलन ताप है वो धीरे धीरे ठंडा होके वह जो है आग बुझ जाए। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। जब जल गर्म होता है तो जो उसकी वाष्प जो उत्पन्न होती है वह उस ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति, क्योंकि हम सभी अभी हमने पढ़ा कि किसी वस्तु को जलने के लिए जो है वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब जलवाष्प उस पदार्थ को घेर लेती है तो वहां वायु जो है उसको मिलनी बंद हो जाती है, वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और धीरे धीरे वह आग बुझ जाती है। आग लगने हेतु 3 वस्तुएं आवश्यक होती हैं। नंबर 1 ईंधन, नंबर 2 वायु और नंबर 3 ऊष्मा। ईंधन के ताप को ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए उसमें हमें हीट की आवश्यकता होती है। बच्चों फायर ब्रिगेड जो है वो कैसे कार्य करती है। आपने देखा होगा कि जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है और फायर ब्रिगेड वहां आकर जो है उस जलते हुए पदार्थ पर मशीन के द्वारा जल का छिड़काव करती है। तो आग लगने के लिए हमने जो अभी देखा उसमें हमें किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 सबसे पहले ईंधन की आवश्यकता होती है, नंबर 2 वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और नंबर 3 ऊष्मा की। इनमें से यदि एक भी वस्तु को वहां से हटा दिया जाए या फिर उसको कवर कर लिया जाए तो आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना दोनों होते हैं। यदि आप किसी तरह वहां से ईंधन को हटा नहीं सकते, जैसे कि किसी भवन में आग लगी है तो आप भवन को वहां से हटा नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आप जो है वहां लगने वाली आग के लिए वायु के संपर्क को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे वायु न मिलने के कारण धीरे धीरे आग स्वतः ही जो है बुझ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में बच्चों, नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई गई है और इधर जो सिलेंडर दिखाया गया है, आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल, बड़ी कंपनीज या अब स्कूल में भी आपने अपने देखा होगा इस तरह के सिलेंडर आपके विद्यालय में भी सेफ्टी के तौर पर रखे हुए होते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब आग लकड़ी या कागज जैसी वस्तुओं में लगी हो। यदि विद्युत के उपकरणों में आग लगी होगी तो जल वहां पर कार्य नहीं कर सकेगा और वह अधिक हानिकारक हो जाता है। इसमें अग्निशमन जो वाले व्यक्ति हैं उनको भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी आग जो विद्युत उपकरणों के द्वारा लगी हो उनको बुझाने के लिए हमें इस तरह के सिलेंडरों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने हेतु भी जल का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल पेट्रोल और तेल से भारी होता है
और वह जो है नीचे रहता है और उसके ऊपर तेल और पेट्रोल रहता है, जिसमें सरलता पूर्वक आग लग सकती है। यानी कि जल के होते हुए भी तेल और पेट्रोल आग पकड़ सकते हैं। तो हम तेल या पेट्रोल के द्वारा लगी आग को भी जल के द्वारा नहीं बुझा सकते। उसके लिए हमें इस तरह के सिलेंडर की आवश्यकता होती है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक कंबल की तरह लपेट लेती ही है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, क्योंकि जब वहां कार्बन की अधिकता हो जाती है तो धीरे धीरे वहां ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वह खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण धीरे धीरे आग स्वतः ही बुझ जाती है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह भी है कि सामान्यतः विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर इसे द्रव में परिवर्तित कर सिलेंडरों में भरा जा सकता है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? आपने देखा होगा कि जो रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस होती है वह द्रव रूप में होती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को भी उच्च दाब पर द्रव रूप में परिवर्तित करके इन सिलेंडरों में भरा जाता है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव भी है। इनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और आग लगने पर उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बच्चों, इससे आपने देखा कि यह जो सिलेंडर है वह कितना लाभकारी होता है। आगे जो हमारे टॉपिक है वह है दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों, जलती हुई माचिस की तीली या लाइटर आपने रसोई में गैस के स्टोव पर लगाया होगा। जब आप LPG गैस को स्टार्ट करते हैं तो एक माचिस की तीली जब आप वहां लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा वह तुरंत आग पकड़ लेता है। हम पाते हैं कि गैस जो है तुरंत जलने लगती है। जब कोई दाह्य पदार्थ कमरे के ताप पर तेजी से ऊष्मा और प्रकाश के साथ जलने लगे तो इसे तीव्र दहन कहते हैं। जैसे गैस का स्टोव का जलना, फास्फोरस का जलना। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया, फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार की क्रिया को हम तीव्र दहन कहते हैं। इस प्रकार का दहन जो कमरे के ताप पर हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है वह तीव्र दहन कहलाता है। इसमें दूसरा है स्वतः दहन। जब कोई दाह्य पदार्थ अपने आप जलने लगता है उस क्रिया को हम स्वतः दहन कहते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, बिना किसी रीजन के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो जाते हैं। इसी प्रकार जंगलों में आपने सुना होगा, जंगलों में आग लग जाती है तो अत्यधिक जब गर्मी पड़ती है उस समय जो जंगल होते हैं उनमें सूखे जो वृक्ष होते हैं उनके आपस में टकराने से एक अग्नि उत्पन्न होती है और उसके द्वारा जो है जंगल उनमें आग लगनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन कई बार मनुष्य की लापरवाही के वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। जैसे कोई मनुष्य कहीं जंगल में लकड़ी बीनने गया है या किसी और अन्य कारण से मनुष्य जंगलों में जाते हैं जैसे हाइकिंग वगैरह, और वह वहां पर जो है कोई इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ छोड़ आते हैं तो उससे भी जंगलों में आग लगने का खतरा रहता है। जैसे जंगल में यदि आप पिकनिक या शिविर आदि कर रहे हैं जिसमें आप कैंप फायर कर रहे हैं तो उसमें आप
ज्वलनशील पदार्थों का जो प्रयोग करते हैं उसके द्वारा भी जंगलों में अक्सर आग लग जाती है और जंगलों में लगी आग पर काबू पाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंगल में लगी हुई आग को आप प्राकृतिक कारण उससे ही बुझा सकते हैं। यदि वर्षा हो जाती है तो ही वह आग बुझ पाती है, अन्यथा आप उसको बुझाने में असमर्थ रहते हैं। नंबर 3 जो हमारा है वह है विस्फोट। आपने अक्सर त्योहारों पर अपने घरों में पटाखे जलाते ही हैं, तो पटाखे जलाने पर एक आकस्मिक अभिक्रिया के कारण ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि गर्मी भी और रोशनी और एक आवाज के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे हम विस्फोट की अभिक्रिया कहते हैं। तथा इस क्रिया में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। आपने देखा होगा जब आप लोग पटाखे चलाते हैं तो उसमें रोशनी, प्रकाश और ध्वनि के अलावा बहुत मात्रा में काले रंग का धुआं भी निकलता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्फोट कहा जाता है। पटाखे पर दाब डालने पर विस्फोट हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है मसाला भरा होता है, तो यदि अगर पटाखों को प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए, तो उसके द्वारा भी उनमें विस्फोट हो सकता है। तो यह एक स्वतः दहन की भी क्रिया कहलाती है, जिसमें अपने आप ही जो है पदार्थ में आग लग जाती है। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा वो था दहन क्या होता है। आपने देखा कि किसी भी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलने लगे, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। जो जलने वाला जो पदार्थ होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, उस पदार्थ को हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। यह जो है ईंधन भी कहलाता है और इसे हम ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने आज पढ़ा वह है ज्वलन ताप, यानी कोई वस्तु किस ताप पर जलना प्रारंभ करती है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आगे जो हमने पढ़ा वो था ज्वलनशील पदार्थ। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो आसानी से ज्वाला पकड़ लेते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा हमने आग कैसे बुझाते हैं यह जाना, कैसे फायर ब्रिगेड कार्य करती है यह जाना। इसके अलावा जो सिलेंडर का प्रयोग है वह कैसे किया जाता है हमने वह जाना, कि आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है। छठा, हमने दहन के प्रकार यानी एक तीव्र दहन, एक स्वतः दहन और विस्फोट की क्रिया किस प्रकार होती है, इन सब के बारे में आज हमने चर्चा की। तो बच्चों, जो बच्चे इस कार्यक्रम को देखने से रह गए हैं या जिन बच्चों का यह कार्यक्रम छूट गया है, वह सभी बच्चे डीडी उत्तराखंड के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। धन्यवाद।